So hey guys, welcome back to my YouTube channel. So in this particular video I will start chapter number 3rd from physical education NCERT book in class 12th, जिसका हमारा चैप्टर 3rd का टाइटल है योगा एंड लाइफ स्टाइल, जिसको आज हम हिंदी में पढ़ने वाले हैं। टोटली वीडियो जो है वो हिंदी में रहने वाली है। तो हमारा चैप्टर का टाइटल है योग तथा जीवन शैली। योगा को हिंदी में योग कहा जाता है और लाइफ स्टाइल को हम जीवन शैली कहते हैं, इसलिए हमारा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए टाइटल हो जाएगा योग तथा जीवन शैली, जिसका ये पार्ट 1 है। और इसके बिल्कुल कंप्लीट चैप्टर आपका हो जाएगा। सेकंड पार्ट तक मैं कोशिश करूँगी चैप्टर कंप्लीट हो सके, बट अगर सेकंड पार्ट में नहीं होता है तो फिर आपका लास्ट 3rd पार्ट भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। और अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली, 1st 2nd पार्ट देख लिए, तो होप कि आपको चैप्टर बिल्कुल ही समझ आ जाए। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहता है योगा वाला, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और मैक्सिमम इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप 2-3 पार्ट ध्यान से देख लेते हैं तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा और इजी भी लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम योगा वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हमें यही पता होना चाहिए कि योग का क्या अर्थ होता है, इसकी डेफिनेशन परिभाषा याद होनी चाहिए। तो योग जो है वो एक संस्कृत भाषा के युज शब्द से लिया गया है। योगा जो वर्ड है वो युज शब्द से लिया गया है संस्कृत भाषा के, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या फिर मिलाना। योग जो है वो सभी प्रकार के दुख और पीड़ा को नष्ट करता है। अगर हम योगा करते हैं, अपनी योगा करने का रूटीन बनाते हैं, डेली अपने बेसिस पर योग करते हैं, तो फिर उससे हमारे सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, दुख है, पीड़ाएं हैं, वो सब खत्म हो जाती हैं। योगा का अर्थ होता है मानसिक उतार चढ़ाव पर नियंत्रण पाना। ये डेफिनेशन पतंजलि के अनुसार है। और नीचे भगवद गीता के अनुसार है योग पीड़ा तथा दुख से मुक्ति का मार्ग है। यानी कि अगर हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं या फिर किसी भी समस्या में हैं, तो अगर हम योगा करते हैं, अपना रूटीन योगा वाला बनाते हैं, तो उससे हमारी सारी परेशानी जो हैं ख़त्म हो जाती हैं। हमारा जो दिमाग है वो बिल्कुल ठीक तरीके से कार्य करता है और हमें बिल्कुल किसी भी तरह की टेंशन नहीं रहती, दुख नहीं होता, पीड़ा से हम बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए कहा है कि योग जो है वो दुख और पीड़ा से मुक्ति का मार्ग है। योग करने से हम बिल्कुल सुकून वाला अपना सुकून से लाइफ स्टाइल या सुकून वाली जीवन शैली को अपना सकते हैं। तो योग का यही अर्थ होता है। और युज भाषा से लिया गया है, जो कि संस्कृत भाषा का युज शब्द है, उसी से लिया गया, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या फिर मिलाना। जोड़ना और मिलाना इसलिए क्योंकि जब हम योग करते हैं तो हमारी बॉडी की जो अस्थियां होती हैं वो एक से दूसरे पे मिलती हैं। जो हमारा शरीर होता है, एक अंग शरीर का और दूसरा अंग जाके मिलता है जब भी योग करते हैं। योग अलग अलग तरीके से हो सकते हैं और आगे हम चैप्टर में जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे हम जानेंगे कि कौन कौन से योग होते हैं, उनके क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, क्या हमें कौन से योग करने चाहिए कौन सी समस्या के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, यानी योगा का क्या महत्व है। योग का महत्व इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है योग को कहा जाता है, तो ऐसा क्यों है? ये योगा जो है हमारे जीवन शैली के लिए, लाइफ स्टाइल के लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ऐसा क्यों है? इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं या इससे क्या फ़ायदा होता है, इसका महत्व इतना क्यों है हमारी ज़िंदगी में। तो पढ़ते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज का आधुनिक युग मानसिक दबाव, चिंता तथा तनाव का युग है। तो ये बिल्कुल सही बात है। जो आज की जीवन शैली है, सभी लोगों की, जो भी काम करने वाले लोग हैं, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, सभी लोगों की जो जीवन शैली आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में ऐसा चल रहा है कि बहुत ज़्यादा सबको चिंता रहती है, तनाव रहता है और मानसिक दबाव भी रहता है। सबको कोई ना कोई टेंशन है आज के टाइम में। तो आज लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या के कारण मानसिक परेशानियों से जूझ रहा है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य दिन रात भागदौड़ कर रहा है। अपनी जो भी उसकी नीड है या फिर उसके जो भी बनना है, या हम कह
सकते हैं उसका जो भी गोल या एम है उसका पूरा करने के लिए जो भी इंसान है वो दिन रात भागदौड़ कर रहा है, जिसके कारण उसको शारीरिक व मानसिक रूप से थकान महसूस होती है, यानी कि फिजिकली भी वो थकान महसूस करता है और मेंटली भी उसके माइंड में भी टेंशन रहती है इसी वजह से, क्योंकि भागती दौड़ती ज़िंदगी है उसकी। यदि किसी कारणवश ये इच्छाएं पूरी ना हो, यानी कि जिस भी इच्छा के लिए इंसान भागदौड़ कर रहा है और अगर किसी वजह से, किसी कारण की वजह से वो इच्छा उसकी पूरी नहीं हो पाती तो मनुष्य जो है तनावग्रस्त हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है। तो अगर हम सरल शब्दों में बात कहें ये वाली, तो आज समाज के, सोसाइटी के हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से तनावग्रस्त है। इसी तनाव और जीवन शैली के कारण मनुष्य अक्सर कई प्रकार के मानसिक और भावनात्मक समस्याओं का शिकार भी हो रहा है। तो ऐसे में योग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। ऐसे में योग अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, योगा करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसी चीज़ को, डिप्रेशन को, टेंशन को, फिज़िकली और मेंटली जो प्रॉब्लम्स होती हैं क्रिएट, उन सब को ख़त्म करने के लिए योगा जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि नियमित योग द्वारा इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। अगर हम नियमित योग करें, नियमित का मतलब है कि अगर हम रोज़ाना डेली बेसिस पर योग करें, रूटीन बनाएं योग करने का अपने डेली लाइफ स्टाइल में, तो क्या इन सब समस्याओं से हम छुटकारा पा सकते हैं, हम बिना टेंशन के अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। तो यही है इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, योग का महत्व। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक योग के महत्व का संक्षिप्त में वर्णन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। वही बात है, अभी हमने देखा कि इम्पोर्टेंस ऑफ योगा क्यों है हमारी लाइफ स्टाइल में, हमारी जीवन शैली में इसका क्या महत्व है योग का। अब इसी को हम थोड़ा सा ब्रीफ वे में पढ़ लेते हैं, यानी कि शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, संक्षिप्त में वर्णन छोटा सा कि इसका क्या रोल है, ये इतना ज़्यादा महत्व क्यों रखता है, इससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं योग करने से। तो सबसे पहली बात तो शारीरिक शुद्धता आती है हमारी बॉडी में। शारीरिक शुद्धता कैसे, जिसको हम फिज़िकल प्योरिटी कहते हैं, यानी कि हमारी बॉडी बिल्कुल प्योर हो सकती है। प्योर का मतलब ये हो गया कि अगर हम रोज़ाना सुबह सुबह योगा करते हैं तो उससे हमें एक तो तनाव, थकान सब दूर हो जाता है और उससे हमारी बॉडी बिल्कुल एकदम फ्रेश महसूस करते हैं, हम फ्रेश हो जाती है, प्योरिटी आती है बॉडी में, फिज़िकल प्योरिटी, हम बिल्कुल बिना थके एकदम फुर्ती से कोई भी कार्य कर सकते हैं। सेकंड है रोगों से बचाव व उपचार, यानी कि रोग किसे कहते हैं, रोग कहते हैं किसी भी डिजीज़ को, किसी भी प्रॉब्लम को, बीमारी को कहते हैं रोग। तो रोगों से, बीमारी से बचाव ही करता है, कोई भी बीमारी नहीं आएगी अगर हम नियमित योग करते रहें। थर्ड है शारीरिक सौंदर्य बढ़ता है। शारीरिक सौंदर्य यानी कि इन्हेंस होती है, फिज़िकल ब्यूटी हमारी इन्हेंस होती है। अगर हम रोज़ाना अपने डेली बेसिस पर योग करते हैं तो उससे एक यही फ़ायदा है कि हमारी जो सौंदर्य है, हमारी जो खूबसूरती है, फिज़िकल जो ब्यूटी है वो हमारी ब्यूटी बढ़ जाती है, चमक पैदा होती है हमारे चेहरे पर। तो ये सब इसके बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट है शिथिलता प्रदान करता है। शिथिलता क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को शिथिलता नहीं पता होगा। तो शिथिलता का मतलब होता है रिलैक्सेशन, यानी कि हमें ये प्रोवाइड करता है, योग हमें प्रोवाइड क्या करता है, रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। रिलैक्सेशन यानी कि आराम या फिर सुकून बोल सकते हैं। योग करने से हम आरामदायक अपनी जीवन शैली गुजार सकते हैं। तो हमें क्या प्रोवाइड करा इसने, एक रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड करता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिससे अगर हम शवासन करें, मकरासन करें, बहुत सारे आसन होते हैं जो कि आप चैप्टर में आने वाले पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे, तो ये हमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। और जो एक होता है पद्मासन, उससे भी हमें जो मानसिक थकान होता है वो दूर हो जाता है। नेक्स्ट है शरीर के आसन को ठीक रखता है, यानी कि जो योग है वो शरीर के हमारे आसन को, आसन कहते हैं पॉस्चर, बॉडी का जो पॉस्चर होता है वो बिल्कुल करेक्ट रहता है योग करने से। यानी जैसे किसी की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो झुक के चलता है या उसको कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है वो झुक के चलता है, पैर सही से नहीं चलते, हाथ सही से काम नहीं करते, तो उसके जो है पॉस्चर बिल्कुल सही रहता है बॉडी का, वो एकदम स्ट्रेट होके चल सकता है।
नेक्स्ट है लचक में वृद्धि करता है। योग क्या करता है? लचक में, यानी कि इंक्रीज करता है फ्लेक्सिबिलिटी। लचक कहते हैं फ्लेक्सिबल को, फ्लेक्सिबिलिटी को। तो हमारी लचक में, यानी कि हम बिल्कुल अपने जोड़ को मोड़ सकते हैं, कोहनियों को मोड़ सकते हैं बिना किसी भी पेन, दर्द के, बिना किसी भी प्रॉब्लम के। हम अपनी जो जॉइंट्स होते हैं बॉडी के, उनको घुमा सकते हैं इधर से उधर, या फिर योगा कर सकते हैं। तो उससे हमारी लचक में वृद्धि होती है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है स्थूलता, या फिर उसको हम मोटापा कहते हैं, मोटापे को कम करता है। मोटापा कहते हैं ओबेसिटी को। तो ओबेसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, रिड्यूस यानी कि कम हो जाती है। अगर हम योग करते रहें तो हम बिल्कुल फिट रहेंगे, ना कोई इतना ज़्यादा मोटा होगा, ना कोई बहुत पतला होगा। योग करने से बॉडी का बैलेंस जो है, बैलेंस में रहती है बॉडी, बिल्कुल मेंटेन रहती है, अपनी वेट को मेंटेन रखता है बॉडी। कब रहेगी? अगर हम योग करते हैं, जब हमारा बिल्कुल वेट जो है बॉडी का मेंटेन रहता है, ओबेसिटी रिड्यूस होती है। अगर कोई मोटा है, अगर वो नियमित वे में या फिर नियमित रूप से योग आसन करते रहे तो वो पतला हो सकता है। तो यही है कि बहुत सारे इस मोटापे के लिए भी होते हैं। आगे आप चैप्टर में पढ़ेंगे वज्रासन, हस्तासन, त्रिकोणासन, ये सब आसन होते हैं जो मोटापे को कम करते हैं। नेक्स्ट है स्वास्थ्य में सुधार करता है। स्वास्थ्य यानी हेल्थ इम्प्रूव, हमारी हेल्थ इम्प्रूव होती है योग करने से, ये तो कॉमन सी बात है। सबसे पहले तो हमारी स्वास्थ्य ही, यानी कि जो हमारी हेल्थ होती है वही, उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। नेक्स्ट है मानसिक तनाव को कम करता है। मैंने आपको बताया टेंशन, जो भी टेंशन होती है हमारी, मेंटल टेंशन या फिर स्ट्रेस, वो सब रिड्यूस हो जाता है योग करने से। नेक्स्ट, अब हमारा टॉपिक नेक्स्ट आ जाता है। ये सारे इसके हमने पढ़ लिए, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया, क्या क्या इससे बेनिफिट होते हैं वो सब जान लिया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आसन, आसनों की भूमिका। हमने अभी पढ़ा था ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, जब हम पढ़ रहे थे योग का क्या महत्व होते हैं, तो उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि हमारा आसन बिल्कुल ठीक रहता है। आसन यानी कि जो बॉडी का पोस्चर होता है, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट चलती है, बिल्कुल जवान व्यक्ति की तरह हम कार्य करते हैं और फुर्ती आती है। वही है कि बॉडी का पोस्चर सही रहेगा तो हम फास्ट तरीके से कोई भी काम कर सकते हैं, जल्द से जल्द, बिना थकान महसूस करे। तो वही है कि आसन कहते हैं पोस्चर को। तो आसनों की क्या भूमिका होती है, तो इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं आसन का। तो आसन जो है वो योग का तीसरा अंग है। आसन कहते हैं पोस्चर को, तो इसका अर्थ होता है लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठने की स्थिति को आसन कहते हैं। तो अगर हम आरामदायक मुद्रा में या किसी आराम से, सुख मतलब बिल्कुल ही बिना किसी भी प्रॉब्लम के, अगर हम आराम से बैठ सके लंबे समय तक, लंबे टाइम तक, और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही और हम बैठे हुए हैं, तो उसको ही कहते हैं पोस्चर, यानी कि आसन। लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठने की स्थिति को आसन कहते हैं। आप साइड में इमेज देख रहे होंगे, वही बात है कि लंबे समय तक कोई भी व्यक्ति ऐसे बैठा रहता है और कोई भी कार्य करता है वो बिना किसी भी थकान महसूस करे, तो उसी को हम पोस्चर यानी आसन कहते हैं। और ये योग का तीसरा अंग होता है। अभी योग के अंग हम जानेंगे कि कौन कौन से अंग होते हैं, आगे पढ़ेंगे। ये सब जो है अब नेक्स्ट है हमारे स्लाइड में, सब योग के अंग हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि आसन जो होता है वो योग का तीसरा अंग होता है। तो योग के ये सब अंग हैं। अगर आपसे लर्न हो सके, याद हो सके, तो आप ये सब कर सकते हैं। ये लाइन से पढ़े जाते हैं। यम, प्रत्याहार, आसन, ध्यान, नियम, समाधि, प्राणायाम और धारणा, ये सारे जो हैं वो योग के अंग हैं, यानी कि योगा के पार्ट्स हैं ये सारे। आसन, यम होता है सबसे पहला, फिर प्रत्याहार, फिर तीसरा आसन होता है, फिर फोर्थ ध्यान, फिर फिफ्थ होती है नियम, नियम यानी रूल्स, फिर नेक्स्ट है समाधि, और फिर नेक्स्ट है प्राणायाम, और लास्ट धारणा। तो ये सारे जो हैं हमारे 8 अंग होते हैं योगा के। तो योग के अंग में आपको ये सारे लर्न करने होंगे। हो सकते हैं एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आपको ये पता होना चाहिए। और इसी से रिलेटेड एक और चीज़ आ जाती है, क्लासिफिकेशन ऑफ आसन्स। यहाँ पर आप साइड में लिखा हुआ देख रहे होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आसन। तो ये आसनों का ही क्लासिफिकेशन है, यानी कि वर्गीकरण है। 3 भागों में आसनों को डिवाइड किया जाता है।
3 भागों में आसनों का वर्गीकरण किया जाता है। आसनों को शरीर पर पड़ने वाले उनके प्रभाव के आधार पर, यानी कि आसन के जो भी प्रभाव पड़ते हैं, पोस्चर के से जो भी हमारी बॉडी पर प्रभाव पड़ते हैं, उसके आधार पर 3 भागों में इसको बांटा गया है। पहला होता है ध्यानात्मक आसन, दूसरा है विश्रामात्मक आसन और तीसरा है संवर्धनात्मक आसन। और इसको हम ध्यानात्मक आसन, जैसे कि हम नाम से पता लगा सकते हैं कि ध्यान, इसमें ध्यान किया जाता है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं मेडिटेटिव आसन। मेडिटेटिव आसन, इसके डेफिनेशन में लिखा है, इस प्रकार के आसन मन को शांत करने के लिए, यानी कि अगर किसी को कोई भी तनाव है या फिर कोई भी तनावग्रस्त है व्यक्ति, या फिर मस्तिष्क की उसको प्रॉब्लम है, मेंटली वो अपनी किसी भी बीमारी में पड़ा हुआ है, तो उसको दूर करने के लिए ध्यानात्मक आसन बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होते हैं। और इस प्रकार के आसन जो है जो स्पेशली या फिर स्पेसिफिक मन को शांत करने के लिए अथवा एकाग्रता बढ़ाने के लिए, ध्यान एकाग्रता बढ़ाने के लिए तथा ध्यान शक्ति में वृद्धि के लिए किए जाते हैं, ताकि हम बिल्कुल अपनी जो जीवन शैली है उसमें रिलैक्सेशन महसूस कर सकें और अच्छे से हम अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें बिना तनाव से। तनाव को मुक्त किया जाता है, इसलिए ध्यानात्मक आसन कहलाते हैं ये। इसके एग्जाम्पल हो गए पद्मासन या फिर सिद्धासन, ये दोनों जो हैं इसके ध्यानात्मक आसन के उदाहरण हैं। इन्हीं आसनों में स्थिर होकर ध्यान किया जाता है। स्थिर यानी कि स्थिर कहते हैं हम स्टैचू बनने को, यानी कि बिल्कुल स्टैचू वाली पोजीशन में आकर हम ध्यान करते हैं और उसी से हमें रिलैक्सेशन फील होता है। नेक्स्ट है विश्रामात्मक आसन। विश्राम से ही समझ आ रहा है, विश्राम कहते हैं बिल्कुल एकदम जिसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन या फिर रिलैक्सेटिव आसन। इसको विश्रामात्मक आसन को रिलैक्सेटिव आसन भी कहा जाता है। और इसके डेफिनेशन में परिभाषा में लिखा है, अपने नाम के अनुरूप ही आसन थकावट दूर करने के लिए, यानी कि विश्राम बिल्कुल रिलैक्स वाली पोजीशन में आ जाते हैं, थकान को बिल्कुल दूर हो जाती है इससे। अपने नाम से ये समझ आ रहा है, थकान को दूर करने के लिए, थकावट दूर करने के लिए और शक्ति में ऊर्जा का संचार करने के लिए। शक्ति कहते हैं यानी कि पावर, जो पावर होती है, ऊर्जा यानी कि एनर्जी बढ़ जाती है, बिल्कुल थकावट खत्म हो जाती है और बॉडी में एनर्जी आ जाती है कोई भी कार्य करने के लिए। तो उसके लिए हमें एनर्जी के लिए किए जाते हैं विश्रामात्मक आसन। रिलैक्सेटिव पोज भी कह सकते हैं, आसन भी कह सकते हैं। इन आसनों को करने से व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से शिथिल महसूस करता है। शिथिल का मतलब हमने पढ़ा था, शिथिल कहते हैं रिलैक्स महसूस करता है व्यक्ति इन आसन को करने से। इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं शवासन और मकरासन, ये दोनों ही विश्रामात्मक आसन के उदाहरण हैं, यानी एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है इसका थर्ड क्लासिफिकेशन है, वो है संवर्धनात्मक आसन, जिसको हम कहते हैं करेक्टिव आसन। नेक्स्ट जो करेक्टिव आसन है उसकी परिभाषा में लिखा है, इस प्रकार के आसनों का अभ्यास शारीरिक विकास के लिए, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, किसी का भी अगर डेवलपमेंट कम है तो उसका फिजिकली डेवलपमेंट होने के लिए ये इम्पॉर्टेंट होते हैं, तथा शरीर की सभी क्रियाओं को व्यवस्थित करने के लिए, बिल्कुल सही तरीके से शरीर की सारी क्रिया हो सके, काम हो सके सही ढंग से, तो उसके लिए संवर्धनात्मक आसन मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपना रोल प्ले करते हैं। इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं शीर्ष आसन या फिर मत्स्य आसन या भुजंग आसन या शलभासन और धनुरासन, मयूर आसन, ये सभी इसके उदाहरण हैं, यानी कि एग्जाम्पल्स हैं। होप आप समझ गए होंगे। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, कभी कभार हो सकता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ आसन भी एग्जाम में पूछ लिया जाए, इसलिए मैं आपको बिल्कुल एक टॉपिक करवा रही हूँ। कोई भी स्किप नहीं करना है हमें टॉपिक, क्योंकि बोर्ड्स में कौन सा टॉपिक पूछ लिया जाए हमें नहीं पता, इसलिए हमें अपनी तैयारी बिल्कुल 100% करके चलनी होगी। इसलिए आपके लिए सारे टॉपिक्स लिए गए हैं। होप आपको समझ आ गया होगा ये। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आसन एज प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी कि निवारणात्मक उपाय के रूप में आसन के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, क्या क्या निवारण हो सकते हैं, तो उसी के बारे में पढ़ लेते हैं। शॉर्ट सा एक पैराग्राफ दे रखे है, उसी में लिखा हुआ है, इसी सब के बारे में अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। जो इसके बारे में आसन एज प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हैं देखते हैं इसको। योग आसन का अभ्यास हमें विभिन्न बीमारियों से बचाने में मदद करता है। तो ये हम जानते हैं कि योग करने से
हमारी जो अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं तो वो उससे हम महफूज रहते हैं और वो बच जाते हैं हम विभिन्न तरह की बीमारियों से, अगर हम योग करते रहें अपने डेली बेसिस पर। शरीर को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ हमारे मन यानी कि मस्तिष्क को भी शांत रखता है योगा। इसी कारण योगाभ्यास करना आज की ज़रूरत बनता जा रहा है। योग आसन के नियमित अभ्यास से कई बीमारियों, विकारों और मुद्रा दोषों से बचा जा सकता है, यानी कि बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है अगर हम सिर्फ योग कर लें। एक योग हमें बहुत सारी तरह की बीमारियों से निजात दिलाता है या फिर महफूज रखता है, दूर रखता है, बचते हैं हम अलग अलग तरह की बीमारियों से। विभिन्न प्रकार के आसन कई बीमारियों के लिए निवारक उपाय के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कि अब हम आगे बढ़ेंगे। अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। एक मोटापा बीमारी है, पीठ दर्द भी बीमारी होता है, मधुमेह एक बीमारी है, डायबिटीज़, और जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ये सब अलग अलग विभिन्न बीमारियां हैं और इसी से हम बच सकते हैं अगर हम योगा करते रहें। अपनी लाइफ स्टाइल में योगा का रूटीन बनाएं तो हम अलग अलग बीमारियों से बच सकते हैं। तो और ये क्या क्या बीमारियां होती हैं आपके चैप्टर में दी हुई हैं, ये 5 बीमारियां, और उसके लिए कौन कौन से आसन इम्पोर्टेंट हैं वो सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मोटापे यानी ओबेसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि इससे जो मोटापा बीमारी है वो किस तरीके से ख़त्म होती है, कौन सा योग करना चाहिए, क्या क्या बेनिफिशियल हैं योगा जो हमारे ओबेसिटी को या मोटापे को ख़त्म करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियों के बारे में हम अपने नेक्स्ट पार्ट में भी पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, आसन से कई बीमारियों में सुधार आता है। तो अभी हमने पढ़ा कि आसन से जो भी आसन होते हैं, अगर हमारा पोस्चर सही रहेगा, बिल्कुल हमारी बैकबोन जो होती है, रीढ़ की हड्डी, वो बिल्कुल सीधी रहेगी तो हम बिल्कुल स्ट्रेट होके चल सकते हैं और हमें झुकने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग झुक कर चलते हैं या फिर बैठते हैं तो फिर वो झुक कर बैठते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गलत होता है। हमारा आसन गलत होता है, बैठने का तरीका गलत है, उसी को आसन कहते हैं, उसी को पोस्चर कहते हैं कि हमारा जो बैठने उठने का तरीका है वो गलत है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बैठना चाहिए ताकि आसन हमारा ठीक रहे। अब आसन ठीक रहेगा तो उससे हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो इसी में यही दे रखा है कि आसन से बहुत सारी बीमारियों में सुधार आता है। वो कौन कौन सी बीमारियां आप देखते हैं। हृदय वाहिका संबंधी कुशलता में सुधार, ये इतने हार्ड वर्ड हैं, हो सकता है आपको समझना है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंग्लिश में भी टाइप करके लिख रखा है। ये सब नोट्स मैंने आपके लिए खुद टाइप करके बनाए हैं और कहीं कहीं जो हार्ड वर्ड्स हैं, ज़्यादा शुद्ध वाले हिंदी के वर्ड्स हैं, उसमें मैंने इंग्लिश इंक्लूड कर रखी है ताकि अच्छे से समझ आ सकें। तो हृदय वाहिका संबंधी जो कुशलता है उसमें सुधार आता है, यानी कि इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है उसमें सुधार आता है। जैसे कि जो हृदय वाहिका संबंधी योग्यता होती है, खिलाड़ी के प्रदर्शन में भी सुधार लाने के लिए आवश्यक होती है, ज़रूरी होती है। आसन जो होता है वो व्यक्ति के हृदय वाहिका संबंधी कुशलता में भी सुधार लाता है। और आसन को जो आसन होते हैं उसके अलग अलग प्रकार होते हैं और उसी से हमारी कुशलता बढ़ती है। ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से आसन करता है तो उसकी क्या होती है, हृदय वाहिका यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इम्प्रूव रहता है। नेक्स्ट है श्वसन संस्थान में सुधार। श्वसन संस्थान हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जिससे हम अपनी सांस लेते हैं। इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर कोई नियमित रूप से आसन करता है, योगा करता है, तो उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम जो सांस लेता है, सांस छोड़ता है, उसका जो है श्वसन संस्थान बिल्कुल बढ़िया तरीके से कार्य करता है, इम्प्रूव हो जाता है। जैसे हम कह सकते हैं फेफड़ों के द्वारा हमारे जो ब्लड है उसकी शुद्ध होता है, प्योरिटी आती है हमारे ब्लड में। और नियमित रूप से अगर कोई योगा करता है तो उसके फेफड़ों की जो शक्ति होती है और कार्य करने की जो क्षमता होती है उसमें सुधार आता है, इम्प्रूवमेंट होता है। इससे जो है हमारे बहुत सारे तरीके के फ़ायदे होते हैं, जैसे कि जिससे अधिक से अधिक हम ऑक्सीजन जो है
फेफड़ों में भर सकें और रक्त जो होता है हमारा ब्लड होता है उसकी शुद्धता भी कर सकें, यानी प्योर कर सकें अपने ब्लड को। तो यही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है ये। और जैसे अलग अलग बीमारी होती है, खांसी, अस्थमा, इनसे भी बचा जा सकता है अगर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन संस्थान में इम्प्रूवमेंट आएगी ना, तो हमें खांसी नहीं होगी, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। नेक्स्ट है, अस्थियां तथा जोड़ मजबूत होते हैं। तो ये तो है ही, अगर हम योगा करते हैं तो हमारा आसन ठीक रहेगा, और आसन ठीक रहेगा तो हमारे जोड़ होते हैं, अस्थियां होती हैं, वो सब मजबूत रहेंगी। हमारे जो बोन्स हैं, हमारी जॉइंट्स जो हैं, वो सब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहेंगी। जॉइंट्स एंड बोन्स बिकम्स स्ट्रॉन्ग, धीरे धीरे वो स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बनती जाएंगी, हमारी बोन्स भी और हमारे जॉइंट्स भी। जॉइंट्स को कौन से होते हैं, जैसे कि हमारी हाथों की कोहनियाँ हो गई, पैरों के घुटने हो गए, और हमारे पंजों में जो जॉइंट होता है, ये सब जो है एक हमारी जॉइंट्स हैं। और यही जॉइंट्स मजबूत रहते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं अगर हम नियमित रूप से योगा करते हैं तो। नेक्स्ट है फोर्थ, रक्त तंत्र में सुधार। रक्त तंत्र किसे कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम, इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा जो ब्लड का काम होता है, ब्लड जिस तरीके से कार्य करता है वो बिल्कुल बेहतर शक्तिशाली रूप से अपना सारा कार्य हो पाता है। और अंदर जो हमारा जो भी ब्लड में कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम में जो वर्क होता है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से हो पाता है योग करने से, नियमित तरीके से। पाचन तंत्र में सुधार आता है। पाचन तंत्र तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम को कहते हैं, यानी जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में खाना पचता है, और वो खाना पचना बहुत ज़रूरी होता है। अगर खाना नहीं पचेगा तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं पेट में। तो यही है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत अच्छी एफिशिएंसी, यानी कि इम्प्रूव एफिशिएंसी हो जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, बहुत अच्छी तरीके से सब में इम्प्रूवमेंट आती है। तो हम देख रहे हैं कि कितनी सारी बीमारियों से कितने ज़्यादा हम इसका बेनिफिट होता है योग करने से। नेक्स्ट है स्नायु तंत्र में सुधार। स्नायु तंत्र कहते हैं नर्वस सिस्टम को, तो नर्वस सिस्टम में भी इम्प्रूवमेंट आती है। नर्वस सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से कार्य करता है, उसकी वृद्धि होती है कार्य कुशलता में। नेक्स्ट है उत्सर्जन तंत्र में सुधार। अब उत्सर्जन तंत्र कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम को। जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना जो है हमारा जो है वेस्ट मटेरियल के रूप में निकलता भी है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी बिल्कुल इम्प्रूवमेंट आता है, सही ढंग से कार्य करता है। थकावट नहीं होती, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, बेनिफिट हैं। नेक्स्ट है प्रतिरोधक क्षमता में सुधार। प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं हम इम्यूनिटी सिस्टम को। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अगर अच्छा रहेगा तो हमारे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बहुत सारे। अगर हम बात करें तो हम अभी एक डिज़ीज़ आई थी, कोरोना आया था, और ये कोरोना एक ऐसी महामारी है जो इम्यूनिटी सिस्टम से ही फैल रही थी। जिस व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर था, उसमें इम्यूनिटी पावर नहीं थी, उसको ही सबसे ज़्यादा कोरोना जल्द से जल्द हो रहा था। तो यही है कि अगर हम योग करते रहें तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम सही रहेगा, और हमारे जो है इस तरह की जो भी महामारी होती है, बीमारी, डिजीज़ होते हैं, उनसे हम बच सकते हैं, इम्प्रूवमेंट आएगी। नेक्स्ट है लास्ट, खेल चोटों से बचाओ। अब खेल की जो भी चोटें होती हैं, यानी कि स्पोर्ट्स, अब हम फिज़िकल एजुकेशन में पढ़ रहे हैं तो स्पोर्ट्स की बात तो आएगी। तो खेल की जो चोटें होती हैं उनसे हम बिल्कुल आसानी से बच सकते हैं अगर हम नियमित रूप से डेली बेसिस पे अपना लाइफ स्टाइल में योगा करते रहें। आसन सही रहेगा और हमारी खेल चोटों में से भी बचाव होता रहेगा। जो खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, उनको मांसपेशियों में खिंचाव की, कलाई का मुड़ना, या फिर गर्दन में तनाव हो जाता है, या कमर में दर्द, ऐसी चोटें जो होती हैं ये आम बात होती है खिलाड़ियों के लिए, जो भी प्लेयर्स होते हैं। तो ये सब चोटें उनके लिए आम बात होती हैं, और इन्हीं चोटों से हम बच सकते हैं अगर हम योग करते रहें, योगा करते रहें। तो यही है, जो भी खिलाड़ी की चोटों से बच सकते हैं, और बल्कि चोटों से बचेंगे और उनके शारीरिक जो संतुलन है, सहने की क्षमता है, और फ्लेक्सिबल हो सकते हैं जोड़े। बहुत सारे हमने अभी पढ़े, इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं योगा के।
तो यही है, बहुत सारी बीमारियों में सुधार आता है। होप कि आप समझ गए होंगे ये सारे पॉइंट्स। मैंने अभी इसमें जो स्लाइड है इसमें सिर्फ पॉइंट लिख रखे हैं, बट मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया, एक एक पॉइंट अच्छे से समझाया है। होप कि आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ योगा इन प्रिवेंशन ऑफ कॉमन लाइफ स्टाइल डिजीजेस। तो जीवन शैली संबंधी बीमारियों से बचाव में जो योग की भूमिका है उसका एक पैसेज पढ़ लेते हैं। पैराग्राफ है, आपको लग रहा होगा दिखने में बहुत बड़ा है, लेकिन काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिख रखा है और आपके लिए ही ज़्यादा शुद्ध वर्ड्स जो होते हैं हिंदी के वो इस्तेमाल नहीं करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स को आसानी से समझ आ सके। और साइड में आप देख रहे होंगे एक बल्ब बना हुआ है आइडिया वाला, और इसके साइड में ये बीमारियाँ लिखी हुई है, डिजीज़ के नाम लिखे हुए हैं जो कॉमन डिजीज़ होते हैं हमारे लाइफ स्टाइल में। तो इन डिजीज़ के बारे में हमें ये 5 डिजीज़ हैं: मोटापा, ओबेसिटी जिसको हम कहते हैं, मधुमेह यानी कि डायबिटीज़, अस्थमा, और नेक्स्ट है उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर और पीठ दर्द यानी कि जो हमारा बैकबोन में पेन हो जाता है। इन सभी डिजीज़ के बारे में हमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन पढ़नी है इसकी, और इसके बारे में ये पढ़ना है कि इन सभी डिजीज़ में कौन कौन से आसन करने होंगे। मोटापे के लिए कौन से आसन लाभकारी सिद्ध होते हैं, मधुमेह के लिए कौन से आसन करने चाहिए, अस्थमा के लिए, पीठ दर्द के लिए कौन से आसन करने चाहिए ताकि पीठ दर्द ना हो, उच्च रक्तचाप यानी कि जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उसको मेंटेन रखने के लिए कौन से आसन अच्छे होते हैं जो हमें करने चाहिए, और कौन से आसन है जो हमें नहीं करने चाहिए, खाने के बाद कौन सा आसन कर सकते हैं, खाने से पहले कौन सा आसन कर सकते हैं। तो ये सब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अब ये हमारा जो टॉपिक है इसको पढ़ के हमारा चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा और ये वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें हम अपने ये 5 जो बीमारियां हैं इनके बारे में स्टार्ट करेंगे, और हो सकता है पार्ट 3 भी आए या फिर कोशिश रहेगी कि पार्ट 2 में ही कंप्लीट हो जाए। तो ये वाला पैसेज पढ़ लेते हैं। आपको दिखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन है बहुत ज़्यादा ये इजी लैंग्वेज में, और बहुत ऐसी चीज़ें जो मैंने डिस्क्राइब कर रखी हैं। तो पढ़ते हैं। आधुनिकता के इस युग में विशेषकर शहरों में लोग एक ऐसी जीवन शैली को जाने अनजाने में अपना रहे हैं जिसमें उनके पास खुद के प्रति समय तथा नियमित शारीरिक क्रियाओं के लिए समय का बहुत अभाव है। अभाव कहते हैं कमी को। किस चीज़ की कमी है? लोगों के पास टाइम नहीं है। और टाइम किस चीज़ का नहीं है? योगा करने का टाइम नहीं है और एक्सरसाइज करने का लोगों के पास टाइम नहीं है। और इसी की वजह से लोग क्या कर रहे हैं? अलग अलग तरह की बीमारियों में पड़ रहे हैं। इसी कारण लोगों में स्वास्थ्य के संबंधी आदतें भी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। इस जीवन शैली का सबसे अधिक जो प्रभाव है वो बच्चों में, युवाओं में और प्राणों पर पड़ रहा है, यानी कि जो जवान लोग होते हैं उन पर पड़ रहा है और बच्चों पर पड़ रहा है सबसे ज़्यादा इन बीमारियों का असर। आजकल लोग जो हैं वो पैदल चलने की बजाय वाहनों को प्राथमिकता देते हैं, यानी कि पैदल चलना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। व्हीकल्स का यूज़ करते हैं थोड़ी सी जगह पे जाने के लिए भी, तथा यदि यहाँ तक कि लोग जो हैं एक जगह से उठकर पास में रखे जो उपकरण हैं, कोई भी चीज़ पास में रखी उसको बंद करने के लिए रिमोट के प्रयोग को प्राथमिकता देते हैं, वहाँ तक जाना भी पसंद नहीं करते। रिमोट का यूज़ होने लगा है, बहुत सारी सुविधा आ गई हैं मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न कल्चर में। इस प्रकार की जीवन शैली अनेक प्रकार की बीमारियों जैसे कि मोटापा, मधुमेह, अतिरिक्त अतिरिक्त रक्त दबाव है, और फिर हृदय रोग, कैंसर व पीठ दर्द आदि को जन्म देती हैं। हम यही सारी अपनी जीवन शैली अपना रहे हैं। भागती दौड़ती ज़िंदगी है, टाइम नहीं है किसी के पास वो, और मॉडर्न इंडिया में मॉडर्न कल्चर आ गया है, सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी से चलने लग गई हैं। तो इसलिए हमारी जीवन शैली में जो एक्सरसाइज है, योगा है, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया, इसलिए ये बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। इस प्रकार की जीवन शैली अनेक प्रकार के बीमारियों जैसे कि अलग अलग मैंने आपको बीमारियां बताई उन सब को जन्म देती हैं। इसलिए इस प्रकार की बीमारियों को सामान्य जीवन शैली संबंधी बीमारियां भी कहा जाता है, यानी कि सामान्य, बिल्कुल नॉर्मल, कॉमन लाइफ स्टाइल डिजीज़ हो गई है ये आजकल।
किसी को भी ये सब हो जाते हैं और आसानी से हमें ये देखने को मिल जाती हैं। आजकल बहुत से लोग कम उम्र में ही जीवन शैली संबंधी बीमारियों के कारण मौत का शिकार हो रहे हैं। वो इतनी ज़्यादा इस धीरे धीरे ये बीमारियां बढ़ जाती हैं, वो इलाज नहीं करते या फिर एक्सरसाइज नहीं करते, योगा नहीं करते, तो इसलिए वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि कभी कभी तो व्यक्ति जो होते हैं वो मौत का शिकार भी हो जाते हैं इन डिजीज़ की रीज़न की वजह से। जीवन शैली संबंधी इन बीमारियों से अपनी जीवन शैली में मात्र कुछ साधारण बदलाव करके बचा जा सकता है। कहने का मतलब यही है कि अगर हम कुछ थोड़ी सी अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस कर लें तो इन बीमारियों से बिल्कुल आसानी से बचा जा सकता है। और ये बीमारियां कोई ऐसी बीमारियां नहीं हैं, हमें बहुत मेहनत करनी होगी। हम थोड़ी सी योगा करें, अपनी लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज करें तो हम बच सकते हैं। अब कौन कौन से योगा हमें किस डिजीज़ के लिए, किस बीमारी के लिए करने होते हैं, वो भी इस चैप्टर में आगे आके आपको पता चलेगा। तो ये वाला पार्ट तो हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि कौन से योगा जो हैं वो हेल्पफुल होते हैं कौन सी बीमारी के लिए। और यही सबसे ज़्यादा आपका नेक्स्ट पार्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो नेक्स्ट पार्ट से बहुत ज़्यादा बनते हैं कि इन किस बीमारी के लिए कौन से योगा करने चाहिए और वो योगा कैसे करना चाहिए। जो भी हमें पढ़ना है अब वो आप नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे। ये वाला हमारा पार्ट फर्स्ट तो ख़त्म हो गया है। होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आई होप। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं अपना डाउट, मैं रिप्लाई कर दूंगी जिसको कोई भी प्रॉब्लम है और कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे बेल आइकन भी प्रेस कर दें और ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको जो भी वीडियोज़ आ सके मेरे चैनल पे। स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम वाले चैनल यूट्यूब पर बहुत कम है, इसलिए मैं हिंदी मीडियम में वीडियो बनाती हूँ ताकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स का भी बेनिफिट हो सके। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब भी करिए। सो मिलते हैं आप पार्ट सेकंड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।